हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। आज हम सब देखने वाले हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ओके। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज पूछता हूँ। मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है 2 रेज़ टू पावर 2 क्या आता है, 4 होता है, आपको पता है। 2 रेज़ टू पावर 3 में अगर आपसे पूछता हूं कितना होता है, 8 के इक्वल होता है। ओके, अगर मैं ये जो पावर है इसमें बेस सेम कर लेता हूं। देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता क्या है, आपका बेस सेम होता है, पावर आपकी वेरी होती है। पावर अगर वेरी हो रही है, इसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, जो चीज वेरी हो रही है इसी को कहते हैं वेरिएबल। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। अगर आपका पावर वेरी ना होके अगर आपका बेस वेरी होता, एक्सपोनेंट आपका कांस्टेंट होता, तो ये फंक्शन, इसको आप क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं हम एल्जेब्रिक फंक्शन। देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए। मान लीजिए आपको ऐसा दिया है x² x⁻³ x⁻⁴ एंड सो ऑन। ओके, अगर आपका ये जो बेस है, बेस ये वेरी होता, 2 रेज़ टू पावर 2, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सिमिलरली 5 का स्क्वायर, या मैं कहूं अगर आपका ये होता x⁻², इसको मैं क्या कहता, y=x²। ये कैसा फंक्शन है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। वाइल 2 रेज़ टू पावर x, ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें वेरी क्या हो रहा है, आपका एक्सपोनेंट वेरी हो रहा है। इसमें वेरी क्या हो रहा है, x, और x वेरी हो रहा है, और x कैसा दिख रहा है आपको, एल्जेब्रिक जैसा दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूं दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए आप, अगर जैसे कि समथिंग लाइक दिस x⁻x, या आप कह सकते हैं x⁻x+1, तो इसको मैं क्या कहूंगा, एल्जेब्रिक या एक्सपोनेंशियल। तो ये ना तो एल्जेब्रिक होगा, ना ही ये एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं आपके जिसमें आपका बेस आपका वेरी करे, उनको कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। जिसमें आपकी पावर वेरी करे, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन कैसा होगा आपका, x⁻x। इसको ना तो आप एल्जेब्रिक कह सकते हैं, ना ही आप एक्सपोनेंशियल कह सकते हैं। ओके, अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे y=, आप कह सकता हूं मैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। बेस आपका इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैं अलग अलग फंक्शंस ना लेके एक एक सिंपल ले लेता हूँ, एक कांस्टेंट मान लेता हूँ ए। ये बेस है आपका raised to power x, y=a⁻x। यही आप बोलेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब देखिए, ये जो बेस है मेरा, इसमें तो मैंने सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू ली। अगर बेस आपका 0 हो जाए, देखिए बेस हो क्या सकता है, बेस आपका या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या क्या होगा, 0। देखिए, जब आपका ए आपका नेगेटिव हो जाए ना, तो ये जो फंक्शन की जो वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू आती है फंक्शन की, ये डिफाइन नहीं होती। डिफाइन नहीं होती, इससे क्या मतलब है मेरा, कि जब आपका ए नेगेटिव हो जाता है, तो ये जो फंक्शन है रियल वैल्यूज नहीं लेता। y इज नॉन रियल, या आप कह सकते हैं नॉन रियल। और यहाँ पे हम रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं, तो जब भी आपका बेस आपका नेगेटिव होगा, तो ये फंक्शन रियल वैल्यू नहीं लेता। तो हम बेस नेगेटिव, बेस ए जब आपका नेगेटिव होगा, तो ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, नेगेटिव में आपने देख लिया रियल वैल्यू नहीं आती फंक्शन की, इस वजह से हम बेस जो है आपका नेगेटिव नहीं लेते। अब बचा क्या आपका, नेगेटिव छोड़ दीजिए, क्या बचा, a=0 एंड ऑल पॉजिटिव्स। अगर आप a को 0 के इक्वल रख देते हैं, बेस आपका अगर 0 के इक्वल है, तो देखिए 0 रेज़ टू पावर 1,
मान लो एक्स वन के इक्वल है, मान लेता हूं। क्या वैल्यू आई? जीरो। जीरो रेज टू पावर टू, क्या वैल्यू आई? जीरो अगेन। तो जीरो पे आप पावर चाहे कुछ भी ले लीजिए, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। तो ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपका बेस अगर वन के इक्वल है, बेस अगर वन के इक्वल है, तो इस केस में क्या होगा? आप कोई भी पावर ले लीजिए, चाहे एक्स कुछ भी ले लीजिए, वन रेज टू पावर टू, वन रेज टू पावर थ्री, वन रेज टू पावर फोर, सब में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? सेम। किसके इक्वल? वन के इक्वल। तो जब भी आपका बेस वन के इक्वल होगा, ये ये एक आप कह सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट वैल्यू ही देगा, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो वन पे भी हम वन को भी स्किप करके चलते हैं। अब आपका क्या बचा? ए अगर जीरो हो जाए, अगर आपका बेस जीरो हो जाए, तो फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है? यहाँ पे तो आप देख सकते हैं जीरो रेज टू पावर वन, ये जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। लेकिन जब आपका एक्स जो है, एक्स, ये जो एक्स है, ये आपका जब जीरो हो जाए, मान लो जीरो हो जाए, तो ये डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए जीरो को भी स्किप कर देते हैं। और वन पे क्या होता है? वन पे ये फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू लेता है, या आप कह सकते हैं वन पे चाहे पावर कुछ भी हो, फंक्शन की जो वैल्यू है वन ही आती है। इस वजह से वन को सेपरेट कर देते हैं। बचा क्या? जब ए ग्रेटर देन वन हो। इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। आपका ए जो है पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए, और ए नॉट इक्वल टू वन। नॉट इक्वल टू वन क्यों लिया हमने? ए इक्वल टू वन पे फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू ही लेता है। ओके, तो देखिए, तो आपका ए जो है, पहला केस में ए जीरो से वन के बीच में ले लीजिए, और दूसरे केस में ए को आप वन से इंफिनिटी के बीच में ले लीजिए। और जब आपका ए लेस देन जीरो था, फंक्शन रियल वैल्यूज अटेन नहीं कर रहा था, तो इस वजह से ए लेस देन जीरो नहीं लेते हम। और क्योंकि हम इस केस में रियल में डील कर रहे हैं, तो इस वजह से ए नेगेटिव नहीं लेते। ए इक्वल टू जीरो पे कुछ केसेस में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ए इक्वल टू जीरो इसलिए नहीं लेते। अगर आप ए पॉजिटिव लेते हैं, ए इक्वल टू वन पे फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से हम ए इक्वल टू वन को भी रिमूव कर देते हैं। तो दो केसेस बचे आपके पास, ए या तो जीरो से वन के बीच में हो, या ए वन से इंफिनिटी के बीच में हो। अब देख लेते हैं, जब आपका ए जीरो से वन के बीच में हो, और ए आपका जब वन से इंफिनिटी के बीच में हो। पहला सेकंड केस देखते हैं। देखिए, जब आपका ए ए आपका वन से इंफिनिटी के बीच में हो, मान लेता हूं मैं कोई भी एक ए ले लीजिए। ए मान लीजिए मैं टू ले लेता हूँ, ठीक। फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? टू रेज टू पावर एक्स। अगर आपका एक्स वन के इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? टू। इफ योर एक्स इज इक्वल टू टू, तो फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी? वाई इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर। अगर आपका एक्स थ्री के इक्वल है, तो फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी? टू रेज टू पावर थ्री, दैट इज एट। ओके, हमें कुछ पॉइंट्स मिले। इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके ग्राफ देखते हैं इसका। अच्छा, ग्राफ से पहले आप देख सकते हैं x इक्वल टू वन पे वैल्यू क्या थी? टू। x इक्वल टू टू पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? चार। आप देख सकते हैं जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, या मैं बोलूं कि y भी इंक्रीज हो रहा है। वाइसी वर्सा भी ट्रू है। देखिए, जब आपका y 8 था, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x था 3 था। जब आपका y कम हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट जो था वो 2 है, जो कि 3 से कम है। तो आप क्या, मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बाय इंक्रीजिंग फंक्शन आई मीन दैट इफ x increases then y also increases, या वाइसी वर्सा। अगर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका एब्सिसा है, या आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट, इट आल्सो डिक्रीजेस, देन सच फंक्शन वी कॉल एज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अब x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वन। यहाँ पे मैं वन मार्क कर देता हूँ, और x इक्वल टू वन पे फंक्शन की वैल्यू
x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2। ओके, एंड x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है? 4। 4 आप यहां पे कहीं मार्क करेंगे। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है देखिए ऐसा होता है, इट गोज लाइक दिस। ओके, आप देख सकते हैं ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a रेज टू पावर x, जब आपका a ग्रेटर देन 1 हो। जब आपका a बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो उस केस में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग को इस एरो से डिनोट करते हैं, या कहीं पे भी आपको ऐसा एरो दिख जाए पॉइंटिंग अपवर्ड्स, वी कॉल सच फंक्शन एज इंक्रीजिंग फंक्शन। इस केस में ग्राफ ऐसा होता है। ओके, अब जब आपका a 0 से 1 के बीच में है, इस केस में देखते हैं a को एक एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लीजिए। a को मैंने हाफ मान लिया। फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर x में। ओके, इस केस में अगर आप इस केस में अगर आप x को 0 के इक्वल रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, अगर आप x इक्वल टू 1 पे वैल्यू मैं देखता हूं इस फंक्शन की, तो क्या आ रही है? 1/2। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? y इक्वल टू 1/4। आप देख सकते हैं क्लियरली इस केस में x की वैल्यू जब 0 थी, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 1। जब x इंक्रीज हो गया, x जब 1 हो गया तो फंक्शन की वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गई, तो ये कैसा फंक्शन होगा? इट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, as the value of x increases, the value of the function decreases, या आप वैसी वर्षा कह सकते हैं, जब फंक्शन हाफ वैल्यू अटेन कर रहा था, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका x कोऑर्डिनेट था, या आप कहें कि एब्सिसा था, वो 1 था। जब फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फंक्शन की वैल्यू जब 1 हो गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट था उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई 1 से 0। तो कैसा फंक्शन होगा? ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए, ये आपका x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा आपका 0,1। सिंपल। ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसको ऐसे आप एरो से शो करेंगे, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने देखा। जब भी आपका बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो कैसा होता है? ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और जब आपका बेस 1 से ग्रेटर होता है देन दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इस केस में आपका ग्राफ हो जाएगा ऐसा। ओके, और जब आपका बेस 1 से ग्रेटर होता है, व्हेन योर बेस इज ग्रेटर देन 1, देन दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इस केस में आपका ग्राफ हो जाएगा एक्स वाई, इट गोज लाइक दिस। ये जो पॉइंट है आपका 0,1, दिस पॉइंट इज ऑल्सो 0,1। इन दिस केस, इस केस में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। सॉरी, और जब आपका बेस 1 से ग्रेटर होगा, इस केस में ये फंक्शन होता है इंक्रीजिंग। We'll continue with log function in the next class. Till then, thank you. Thanks for watching. Have a nice day.